जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न का आंसर हम आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चाय की लाल जंग किसके कारण होती है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए और जो भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम हो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, चाय की लाल जंग जो है हरित शैवाल के कारण होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, चाय का लाल जंग रोग सेफ्लुरोस जाति के शैवाल के कारण होता है और सेफ्लुरोस परजीवी सरल हरित शैवाल की एक जाति है और चाय की लाल जंग हरित शैवाल के कारण होती है। और बात करें कि चाय की खेती सबसे ज्यादा भारत की किस राज्य में होती है, तब होगा असम। लेकिन आपसे पूछे कि भारत का कौन सा शहर चाय की खेती में नंबर 1 है, तब होगा आपका दार्जिलिंग। और ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग असम में नहीं है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो ध्यान रखिएगा, शहर के मामले में दार्जिलिंग है नंबर 1 पर चाय की खेती में और असम है राज्य के मामले में चाय की खेती में अव्वल है। अगला देखिएगा, इंसुलिन किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, ये जो है आपका साइंस का प्रश्न है, जीव विज्ञान का। इंसुलिन किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? तो ये होगा आपका शर्करा। ऑप्शन ए। तो देखिए, मानव प्रणाली में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित करता है और कार्बोहाइड्रेट फलों, अनाज, सब्जियों और दूध उत्पादों में पाए जाने वाले शर्करा, स्टार्च और रेशे होते हैं। अगला देखिएगा, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? हमारे बॉडी की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सार्टोरियस। ऑप्शन डी। तो देखिए, सार्टोरियस जो है मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी है और सार्टोरियस जो है कूल्हे को घुमाने, जोड़ने और घुमाने में मदद करता है। अगला देखिएगा, डीएनए का दोहरा पेचदार ढांचा किसके द्वारा दिया गया था? डीएनए का दोहरा पेचदार ढांचा किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो देखिए, 1953 में फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने पहली बार डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन किया था और इसे नेचर में डबल हेलिक्स कहा गया। और इस सफलता की खोज के लिए वाटसन, क्रिक और उनके सहयोगी मॉरिस विलिंग्स ने 1962 में फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है। अगला देखिए, वह स्रोत पुस्तक जो सभी संकटापन्न जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखती है उसे क्या कहते हैं? उस पुस्तक का नाम आपको बताना है जहां पर कि सभी संकटापन्न जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड होता है। तो ये होगा आपका रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, रेड डाटा बुक वह स्रोत पुस्तिका है जो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। पौधों, जानवरों और अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक्स हैं और रेड डाटा बुक को संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा, यहाँ पे देखिए तस्वीर, कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यह है पौधा और इससे जो कुनैन प्राप्त होता है, कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह होगा आपका तने की छाल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, कुनैन जो है एक महत्वपूर्ण मलेरिया रोधी दवा है, मतलब मलेरिया को खत्म करने के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है और ये आप देख सकते हैं, यही है पौधा। और देखिए, कुनैन की खोज जो है 17वीं शताब्दी की सबसे गंभीर चिकित्सा खोज माना जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? वर्क करने की दर को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा शक्ति। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पावर। तो देखिए, भौतिकी में शक्ति कार्य करने की दर है और यह समय की प्रति इकाई खपत ऊर्जा की मात्रा है। और शक्ति की इकाई की बात करें तो जूल प्रति सेकेंड होता है और इसे वाट के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखिए, प्रकाश ऊर्जा के संरचना के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना कौन सी है? प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? यह वह परिघटना है जिसमें सीमा से दूर सभी आपतित प्रकाश का परावर्तन शामिल होता है और यह केवल तब होता है जब दो स्थितियां पूरी होती है। पहला, प्रकाश अधिक सघन माध्यम में है और कम सघन माध्यम में होती है और दूसरा, आपतित कोण तथा कथित क्रांतिक कोण से अधिक होता है। अगला देखिएगा, इनमें से क्या सबसे तेज उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया है? सबसे तेज उष्मा स्थानांतरण प्रक्रिया इनमें से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण। ऑप्शन बी।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, गैस या तरल में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण को किसके रूप में जाना जाता है? गैस या फिर तरल में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इंजन से निकलने वाले धुएं का नीला रंग, आसमान का नीला रंग, ये सब जो है टिंडल प्रभाव का नियम है। अगला देखिएगा सौर प्रणाली में परावर्तन का निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन कौन है? सौर प्रणाली में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन कौन है? सही जवाब होगा हबल दूरबीन, ऑप्शन ए। तो देखिए हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में एक बड़ी दूरबीन है और नासा ने 1990 में हबल को लॉन्च किया था और इसका उपयोग 1990 के बाद से सौर प्रणाली में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए किया गया है। और हबल जो है लगभग 5 मील प्रति सेकंड की दर से पृथ्वी की यात्रा करता है। कुकिंग गैस, जिसको एलपीजी गैस कहा जाता है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि रसोई में जो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कुकिंग गैस, रसोई वाला गैस जो हम लोग खाना बनाते हैं, इसमें जो है ब्यूटेन होता है, ऑप्शन बी। तो देखिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, शॉर्ट में एलपीजी। देखिए इसे जो है कुकिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक ना। और ये जो है हीटिंग उपकरणों, खाना पकाने के उपकरण और वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलीय मिश्रण है। और यह जो है 50% ब्यूटेन और 45% प्रोपेन और 5% पेटेन का मिश्रण होता है। देखिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एलपीजी गैस जो है किन दो गैसों का मिश्रण होता है? 50% ब्यूटेन और 45% प्रोपेन। और पेटेन कभी कभी दिया जाता है, लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों दिया जाता है ऑप्शन में। तो देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उपयोग गोल्ड के विघटन के लिए किया जाता है? गोल्ड के विघटन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्वा रेजिया, ऑप्शन डी। तो देखिए एक्वा रेजिया जो है रॉयल जल का लैटिन शब्द है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक जरूर कर लीजिए और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए। उसके बाद इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा, यानी कि 3 बेल आइकन में से ऊपर वाले को क्लिक करके जरूर रखिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला देखिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। दोनों परिवर्तन को हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो रासायनिक परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। देखिए यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे पहचानेंगे? वैसी अवस्था जो पहले ना आना, मतलब समझ रहे हैं, जो पहले जो अवस्था में रहे वही अवस्था में अगर पुनः नहीं जा पाया तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। उदाहरण देखिए, अगर जो भोजन होता है उसको हम लोग खा लेंगे तो वो पच जाएगा। क्या पचा हुआ भोजन कभी फिर भोजन बन सकता है? नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। फिर देखिए रासायनिक परिवर्तन का एक और उदाहरण, कोयले का जलना। अगर कोयला को जला दिया जाए तो क्या जला हुआ कोयला फिर से पूरा संपूर्ण कोयला बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, ये आपका फिर लकड़ी दोबारा बन सकता है? नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परावर्तन। भौतिक परावर्तन जो है पहले अवस्था में आ जाता है, मतलब जो भी कोई भी सामान रहे वो पुनः वही अवस्था में आ जाए, उसको भौतिक परावर्तन कहते हैं। जैसे कि पानी है, पानी से हम लोग बर्फ बना सकते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी यंत्र की मदद से। अगर पानी से हम उसको बर्फ बना देते हैं तो क्या बर्फ को फिर से पानी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसलिए ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। उम्मीद करूंगा कि ये दोनों परिवर्तन में आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगला देखिएगा, उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता वाला पदार्थ कौन सा है? उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता वाला पदार्थ कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन डी को यहाँ पे सही जवाब कीजिए। तो देखिए दिए गए पदार्थों में जल की विशिष्ट ताप क्षमता उच्चतम है, ठीक। और जल की उच्च ताप क्षमता के कारण भूमि की तुलना में महासागर धीरे धीरे ठंडा होते हैं। इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक है जो 2 हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है? 2 हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं अस्थिबंध, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अस्थिबंध जो है कठोर लचीले संयोजी ऊतकों का एक छोटा बैंड होता है जो 2 हड्डियों को जोड़ता है। और अस्थिबंध जो है हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ने में मदद करता है। अगला देखिएगा, चुंबकीय तीव्रता के लिए चुंबकीय प्रेरणा के अनुपात को किसके रूप में परिभाषित किया गया है?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय पारगम्यता, ऑप्शन डी। अगला देखिए, अप्रतिक्रियाशील गैस का नाम क्या है? अप्रतिक्रियाशील गैस किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन को जो है अप्रतिक्रियाशील गैस कहा जाता है और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। ये अक्सर पूछा जाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में है। अगला देखिए, हम विकास के सिद्धांत को किसके साथ जोड़ते हैं? विकास के सिद्धांत को किसके साथ जोड़ते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन के साथ। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन जो है विकासवाद के सिद्धांत से जुड़े हैं और वर्ष 1858 में डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था। अगला देखिए, जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो ये क्या होता है? इसका तापमान घटता है या क्या होता है, या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है या फिर ऊष्मा विमोचित होती है? तो देखिए, जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो यह अपने तापमान में वृद्धि के बिना ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाना जाता है? रॉबर्ट ब्राउन जो है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। ये किस चीज के लिए जाना जाता है? तो कोशिका का केंद्रक की खोज के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जवाब होगा, सेल, सेंटर ऑफ सेल। जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जस्टिस मतलब न्याय। इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये होगा लैटिन शब्द से इनका उत्पत्ति हुआ है, ऑप्शन ए। तो देखिए, प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है। यहाँ पर न्याय शब्द जो है 3 अलग अलग रूपों में दिया गया है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से। ठीक। और न्याय शब्द जो है लैटिन शब्द JUS से लिया गया है और JUS का मतलब होता है बंधना या फिर एक साथ बंधना। खुरपका मुंहपका रोग किसमें होता है? ये जो है एक रोग का नाम है, खुरपका मुंहपका। ये रोग किसमें होता है? ये होता है मवेशी और भेड़, मवेशी और सुअर और मवेशी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, खुरपका और मुंहपका रोग जो है ये जानवर में ज्यादातर होता है और इसका लक्षण की बात करें तो विषाणु 2 या 3 दिनों के लिए तेज बुखार का कारण बनता है। इसके बाद मुंह के अंदर और पैरों में छाले हो सकते हैं जो फट सकते हैं और लंगड़ापन पैदा कर सकते हैं। रोग के लिए जिम्मेदार वायरस कौन है? तो ये होगा आपका पिकोरन वायरस और जीनस एक्थोवायरस का अधिप्रारूपिक है। अगला देखिए, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? संविधान का प्रश्न है। 1946 में भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी और भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में एक संविधान सभा की मांग की थी और संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डायरेक्ट पूछ लेता है कि संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव करके जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक। किस समुद्र में अधिकतम लवणता प्राप्त की जाती है? किस समुद्र में अधिकतम लवणता प्राप्त की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर में। तो देखिए, लाल सागर में दुनिया का सबसे गर्म और नमकीन समुद्री जल होता है और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर के साथ अपने संयोजन के कारण यह दुनिया में सबसे भारी यात्रा वाले जल मार्गों में से एक है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। वहां पे आपको बहुत सारे जीके जीएस का क्वेश्चन कराया है, पिछला वीडियो देखिए। और यहाँ पे बाएं साइड में आपके सामने प्लेलिस्ट भी आ चुका है, वहां पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।